Hello, people. Good morning. So, I'm recording this video today at 1 a.m. I'll be traveling today in the noon, so दिन भर नहीं कर पाऊँगी. तो ये आपकी रिक्वेस्ट कल आई हुई थी, सो आई हैड टू टेक दिस. कोहलबर्ग्स थियरी, आपको कोहलबर्ग्स की थियरी देखनी थी. तो ये जो है थियरी है, ये मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है. तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ. तो व्हाट हैपेंड कि जेन पियाजे ने जब अपनी थियरी दी मॉरल डेवलपमेंट की, तो कोहलबर्ग वांटेड टू एक्सपैंड हिज थियरी. उनको उसकी थियरी में कुछ कमियां नज़र आई, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड करने के लिए एक पूरा प्रॉपर अपना स्टडी किया. उनकी स्टडी के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड किया है. ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें डाली हैं. काफ़ी ज़्यादा इसमें थियोरेटिकल पोर्शन मैंने इंक्लूड किया है. काफ़ी लंबा है ये, तो समझा देती हूँ मैं. और बाकी आप ये टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे आपको ये नोट्स पूरे मिल जाएंगे. तो कोहलबर्ग ने क्लिनिकल इंटरव्यूइंग किया. ठीक है, प्रोसीजर क्या यूज़ में लिया? क्लिनिकल इंटरव्यूइंग. 10 to 16 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ लिए, ओनली बॉयज़ पे स्टडी हुई है, माइंडेड गर्ल्स पे नहीं हुई. तो इस तरह की चीज़ें आपको नेट के एग्ज़ाम में आ सकती है. वो 4 ऑप्शन देगा कोहलबर्ग की स्टडी के बारे में, और उसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्टडी इंक्लूडेड मेल्स, फीमेल्स, बॉयज़, गर्ल्स, बोथ बॉयज़ गर्ल्स, ऐसे कुछ भी ऑप्शन वो दे सकता है. तो आपको याद रखना है कि दीज वर बॉयज़ ओनली हु बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 10 to 16. और ये जो स्टडी थी, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी चली थी. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है? जो लंबे समय तक चलती है. तो इन्होंने लगभग 3 से 4 साल के इंटरवल में ये बार बार उनको री इंटरव्यू करते थे. अगले 20 साल तक इंटरव्यू किया. तो अगर आज मैं 2024 में स्टडी स्टार्ट करती हूँ, तो मैं 2044 तक स्टडी करूँ, ऐसा इन्होंने कोहलबर्ग ने किया. और हर 3-4 साल के गैप में उनको री इंटरव्यू करते थे, देखने के लिए कि जो उनके व्यू पॉइंट्स थे, आर दे चेंजिंग. उनका मॉरल डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कुछ कुछ साल के टाइम पीरियड के गैप में होगा ना, तो वो यही देखना चाहते थे कि ये पर्टिकुलर जो बच्चा था 10 साल का, वो अब 4 साल बाद, 3 साल बाद उसमें कितना डेवलपमेंट आया, इसके आंसर्स कितने चेंज हुई, देन अगैन 3-4 ईयर्स में कितने चेंजेस आए. तो इस तरीके से पूरी इनकी प्रॉपर स्टडी की गई. और बेसिकली इन्होंने इनको एक हाइपोथेटिकल मॉरल डिलेमा स्टोरी दी. एक स्टोरी इन्होंने फैक्चुअल बना के दी, हाइपोथेटिकल थी, रियल नहीं थी, मॉरल डिलेमा वाली, जिसमें एक आपके पास नहीं होता, क्रॉस रोड्स होते हैं, आप यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, लेफ़्ट लें कि राइट लें. डिलेमा था. ठीक है, कश्मकश थी, आप श्योर नहीं है कि क्या करें. तो हाइंस डिलेमा था. और हाइंस डिलेमा जो है, ये बहुत फेमस है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस आने के. तो हाइंस डिलेमा में बेसिकली पूरी जो स्टोरी है वो ये रही. यहाँ से स्टार्ट है. इन यूरोप की इन्होंने कहानी बताई कि यूरोप में एक विमेन है, और कैंसर उसको हुआ है, वो मरने की कगार पे है, बिल्कुल मरने ही वाली है. उसको बचाने के लिए डॉक्टर ने एक ड्रग तैयार किया है जिससे वो बच सकती है. और वो जो ड्रग है, वो उसी टाउन में एक ड्रगिस्ट है, उसने डिस्कवर किया है. ठीक है. तो डॉक्टर ने तैयार नहीं किया, डॉक्टर को लगता है कि एक पर्टिकुलर ड्रग इससे सही हो सकती है, और वो ड्रग उसी टाउन के एक ड्रगिस्ट ने तैयार किया है. लेकिन वो उसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, जितना सपोज़ करो उसको बनाने में 100 रुपये का खर्चा आया, वो उससे 10 गुना ज़्यादा डिमांड कर रहा है. वो 100 रुपये की दवाई के 1000 रुपये ले रहा है. उसको भी कमाना है. उसका ये है व्यू पॉइंट कि भाई मैं एक दवाई से ही अमीर हो जाऊँ. तो इस तरीके से उसका था. अब वो जो सिक वुमेन है, जो कैंसर पीड़ित महिला है, उसका जो पति है वो है हाइंस. ठीक है, ये मेन जो है प्रोटेगनिस्ट वो है यहाँ पे. तो हाइंस जो है वो सबसे पैसे उधार लेता है जितना भी कर सके, लेकिन फिर भी वो आधी ही कॉस्ट जुटा पाता है. ओनली आधा ही. वो जैसे अभी मैंने बताया, अगर 100 रुपये की दवा है तो उसको वो 1000 में बेचना चाहता है. और हाइंस ने 500 इकट्ठे कर लिए. अब 500 इकट्ठे करने के बाद वो गया हाइंस उसके पास, ड्रगिस्ट के पास, उसको बोलता है कि भाई आप मुझे ये बेच दो, बाकी रुपए मैं आपको बाद में दे दूँगा. मतलब अभी उधारी में आप दे दो, 500 रुपये ले करके दे दो, बाकी 500 मैं आपको बाद में दे दूँगा. लेकिन वो मना कर देता है. ड्रगिस्ट साफ मना कर देता है कि नहीं भाई, उधारी नहीं है. ठीक है, हम यहाँ उधारी का काम नहीं करते, नो बार्गेनिंग, नथिंग एट ऑल, तुम तो पूरा पैसा दो. तो हाइंस अब क्या करें, निराश हो गया, चला गया. लेकिन फिर रात को जैसे ही मौका मिला, डेस्परेट हो गया था क्योंकि बीवी को बचाना था, उसने अपने जो स्टोर था उस आदमी का, उसको तोड़ के उसमें चोरी कर ली.
ही स्टील द ड्रग फॉर हिज वाइफ, उसने चोरी कर ली। तो अब ये पूरी स्टोरी सुनाने के बाद उन 10 से 16 साल के जो बच्चों का ग्रुप था लड़कों का, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि शुड हाइंस हैव डन व्हाट ही डिड, उसने जो किया क्या उसको वो करना चाहिए था, क्यों करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ना कि वो इसका आंसर या तो येस में देंगे या वो नो में देंगे कि येस उसको ऐसा करना चाहिए था, चोरी करनी चाहिए थी। तो वो पूछेंगे क्यों भाई, क्यों करनी चाहिए थी। या कोई नो बोलता है नहीं करनी चाहिए थी, तो ही वुड आस्क कि क्यों नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने क्लिनिकल इंटरव्यूइंग की। अब इस इंटरव्यूइंग के जो आंसर्स मिले उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी थियोरी जो है वो डेवलप करी। ठीक है, तो जो भी आंसर मिले, जैसे जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या समझ में आता है, उन्हें ये सब समझ नहीं आती है एथिकल बातें, उन्हें सिर्फ ये समझ में आता है कि भाई हमें डंडा नहीं पड़ना चाहिए, हमें पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। छोटे बच्चों की यही कोशिश होती है। क्यों बच्चा होमवर्क कंप्लीट करता है, बिल्कुल छोटा बच्चा सिर्फ इसलिए होमवर्क कंप्लीट करता है ताकि उसको क्लास में डंडा ना पड़े। ठीक है, अपना फूड क्यों फिनिश करता है, ताकि मम्मा से उसको डांट ना पड़े। तो सबसे पहले बच्चों की कोशिश होती है भाई हमें पनिशमेंट ना मिले। तो ऐसे ही बच्चों ने जवाब दिया कि नहीं भाई उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए पनिशमेंट। या फिर कुछ लोगों ने फेवर में बोला कि हाँ करनी चाहिए थी, तो उनके अपने रीजंस थे। तो वो रीजंस वगैरह पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया, आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन स्टेजेस का आता है और बहुत बार आया है। अच्छा, अभी जो स्टेजेस हैं इनको भी उन्होंने 3 लेवल में डिवाइड किया। ये 6 स्टेजेस आपको दिख रही हैं बट दीज आर एक्चुअली 3 लेवल्स। फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सेकेंड इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो ये बेसिकली लेवल 1 है। देन इसके बाद में 3 और 4 लेवल 2 है। देन 5 एंड 6 आपका लेवल 3 है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये किया कि लेवल 1 को बोला प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 को बोला कन्वेंशनल एंड लेवल 3 को बोला पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशन मतलब आपका सोसाइटी का कोई भी रूल नॉर्म जो होता है, सामाजिक कानून व्यवस्था, उसको कन्वेंशन मान लीजिए। तो प्री कन्वेंशनल, जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसे समाज के कानून कायदे नहीं समझ आते, तो वो उससे पहले वाली स्टेज है। देन कन्वेंशनल, ये वो लेवल है जहाँ पे उसको समझ में आता है। और पोस्ट कन्वेंशनल, जब वो उससे ऊपर उठ चुका है, अब उसको समाज के नियम कायदे कानून मायने नहीं रखते। तो इस तरीके से सबसे पहले प्री कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मोरालिटी है, यहाँ पे देखो थियरी मॉरल डेवलपमेंट की ही है, तो मोरालिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मोरालिटी है वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है, बच्चे का इंटरनल इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी उसका अथॉरिटी फिगर रूल दे देता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। पेरेंट्स बोलेंगे ऐसा करो तो बच्चा वैसा ही करेगा। ठीक है, और जो भी वो काम करता है उस काम को करने के बाद जो भी उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं उसी के बेसिस पे वो जज करता है। वही रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट वाली बात, अगर कोई काम कर रहा है बच्चा बिहेवियर कर रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो वो उसको रिपीट करेगा, पनिशमेंट मिल रहा है तो वो उसको रिपीट नहीं करेगा। तो जिस भी बिहेवियर की वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है वो उसको बैड मानता है, और जिसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिलता है उसको वो गुड मानता है। तो ये बेसिकली आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है, ये आपका लेवल 1 है। और इसके अंदर आपके 2 स्टेजेस आएंगी। पहली स्टेज है द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसको आप अवॉइडिंग पनिशमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है उसको ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये भी कर सकते हैं कि वो भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें तो केवल और केवल क्या करना है, अथॉरिटी से डरना है और पनिशमेंट को अवॉइड करना है। ठीक है, तो अगर बच्चा मॉरली भी बिहेव करता है, कोई बात वो मॉरल वैल्यू की करता है, तो वो उसको समझता नहीं है, वो केवल इसलिए करता है क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो केवल और केवल जो भी करता है पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करता है। सेकेंड इज़ द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, एमिंग फॉर रिवॉर्ड। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब वो सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड नहीं करना चाहता, वो रिवॉर्ड चाहता है। पहले था कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं चाहिए इसलिए वो मॉरली बिहेव कर रहा है, बट अब बच्चा मॉरली इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके बदले उसे कोई रिवॉर्ड की आशा है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंटल उसको चीज़ चाहिए, उसको खुद का फ़ायदा चाहिए। इसको आप बोल सकते हो यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। आपको मम्मी कोई काम बोलती है तो आप बोलते हो भाई ठीक है मैं कर दूंगा बट बदले में मुझे टॉफ़ी दो, चॉकलेट दो, तो वो चीज़। तो यू आस्क फॉर समथिंग इन रिटर्न फॉर वॉट यू आर डूइंग फॉर दैम। तो जो भी अगर आप मॉरली भी बिहेव करते हो, पेरेंट्स ने बोला कि कभी भी मतलब मॉरल वैल्यू की कोई बात बोली आपको कि ऐसे बिहेव करो, बड़ों से नमस्ते करो, तो बदले में बच्चा एक्सपेक्ट करता है ठीक है मैं करूँगा बट आप मुझे अपने पसंद का टॉय दिलाओगे।
तो ये आपका स्टेज 2 हो गया। यहाँ पे बच्चा नियम कायदे कानून ये सब नहीं समझता। वो क्या करता है, केवल और केवल जो अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग चलता है, उनके द्वारा कंट्रोल्ड है, उनकी पनिशमेंट ना मिले और बाद में उनसे रिवॉर्ड मिले, ये 2 चीज़ें हो गई। देन आपका कन्वेंशनल लेवल आता है। अब ये जो कन्वेंशनल लेवल है, यहाँ पे अब बच्चा सोसाइटी के रूल्स को थोड़ा समझता है और उनको कन्फॉर्मिटी करना है, इस बात को वो इम्पोर्टेंट मानता है। ठीक है, तो अब वो समझता है हाँ भाई ये सोसाइटी है, ये इसके नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, तो मुझे इनको मानना पड़ेगा। क्यों मानना है, तो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 दोनों में अलग रीजंस हैं। स्टेज 3 में द रीज़न इज़ टू बिकम अ गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, या फिर मोरालिटी ऑफ इंटरपर्सनल कोऑपरेशन, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। बच्चा चाहता है उसे दूसरों का एक्सेप्टेंस मिले, मुझे एक गुड बॉय बनना है, मुझे एक गुड गर्ल बनना है। पेरेंट्स यही तो सिखाते हैं कि यू हैव टू बिकम अ गुड बॉय, यू हैव टू बिकम अ गुड गर्ल, बिहेव लाइक अ गुड गर्ल। तो ये चीज़ जो होती है, इसमें इंडिविजुअल मॉरल वैल्यूज़ वाले काम इसलिए करता है बच्चा, इसलिए करता है बिहेव, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसको गुड पर्सन समझें और उसे एक्सेप्ट करें, उसकी तारीफ़ करें। रिलेटिव्स आए, बोले देखो कितनी अच्छी बच्ची है, देखो कितना अच्छा बच्चा है, नमस्ते करता है, पैर छूता है, तो ये चीज़ें आपके गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आता है। तो दिस इज़ बेसिकली यू वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। इसके बाद में स्टेज 4 जो है, ये आपकी है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर। तो अब यहाँ पे बच्चे का केवल एक ही माइंड में बात होती है कि ये लॉ है तो इसको मुझे फॉलो करना है, कोई मॉरल चॉइसेस कुछ नहीं है मेरे पास, भाई जो बोला है वो करना है, ये कानून है, मुझे कानून को अपनाना है। रेड लाइट है तो मुझे रुकना ही है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट रेड है तो मुझे रुकना ही है। तो इस तरीके से जो भी कानून है, समाज ने कोई कानून बनाया तो उसको मुझे मानना ही है, हमें उसमें कन्फॉर्मिटी 100% शो करनी ही है। ठीक है, क्योंकि आपने सोसाइटी ने कुछ भी कानून बनाया है तो उसको आपको मानना पड़ेगा, आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे वो मानते हैं। अब इसके बाद में लास्ट जो लेवल है आपका, लेवल नंबर 3, वो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल या फिर प्रिंसिपल्ड लेवल। तो इसमें अब बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है, अब वो देख सकता है कि भाई समाज में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गलत भी हैं, बहुत से कानून गलत भी हैं। तो अब वो यहाँ से ऊपर उठ जाता है। अब वो पहले तो क्या करता था, बिना किसी सवाल जवाब के जो भी होता था उसको एक्सेप्ट कर लेता था, उसके रीजंस थे जो मैंने आपको बता दिए, वो उस पर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो उस पर कोई सवाल नहीं करेगा, कोई वहाँ पे क्वेश्चन मार्क वो नहीं लगाएगा, कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब वो क्वेश्चनिंग करेगा, अब उसको जो सही लगेगा वो उसी वैल्यू को फॉलो करेगा, जो उसको सही नहीं लगेगा वो उस कानून को नहीं मानेगा, वो तोड़ देगा। अब वो इतना सक्षम हो चुका है, अब वो इतना सोच सकता है, अब उसका सोच का हॉराइजन इतना आगे जा चुका है, इतना डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे आपका स्टेज 5 है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे वो ये देखते हैं कि भाई जो लॉज हैं, रूल्स हैं, वो फ्लैक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी पर्पस के अकॉर्डिंग उनको हम कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको गलत लग रही है तो आप उसको फॉलो करो, ये ज़रूरी नहीं है, आप फ्री हो। ठीक है, आप फ्री हो कि आप चाहो तो उसको फॉलो करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है, ऐसा वो मानते हैं। देन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, इसमें यह है कि हाईएस्ट स्टेज है, यहाँ पे राइट एक्शन सेल्फ चोजन है, आपका कंसाइज आपको क्या बोलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कि ये चीज़ सही है तो आप करो, नहीं लगता तो नहीं करो, खुद के नियम आप खुद बनाओ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एथिकल वे में सोचते हो, यहाँ पे आप किसी के पनिशमेंट से नहीं डरते, किसी तरह का रिवॉर्ड आप नहीं चाहते, आपको किसी का सोशल एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। यहाँ पे आप सही और गलत देख पाते हो कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस हैज़ टू बी डन इवन इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द लॉज। ये किया जाना चाहिए तो इसे करना ही है, भले ही वो कानून व्यवस्था के विपरीत हो। यहाँ पे तो आने के बाद आप मोर्चे भी निकाल देते हो, है ना, यू इवन आरक्षण वगैरह, सॉरी आरक्षण नहीं, आंदोलन वगैरह भी आप यहाँ पे करते हो। ठीक है, तो इस तरह की जगह पे आने के बाद आप प्रोटेस्ट्स करते हो, आंदोलन करते हो और आप अपने हकों के लिए, और आपको जो लगता है ये सही है, सही चीज़ के लिए आप फाइट करते हो, फाइट फॉर राइट। ठीक है, जो भी राइट है उसके लिए आप लड़ते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ये 6 इन्होंने स्टेजेस दिए हैं। अब एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, दोबारा से मैं रिवाइज़ करा देती हूँ, 3 लेवल है, सब में 2 स्टेजेस हैं, तो कुल मिला के 6 स्टेजेस यहाँ हो जाती है। एग्ज़ाम में सीधे सीधे इसी बात पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, कितने लेवल है, कितनी स्टेजेस हैं, ऐसे करके। दूसरी चीज़, 10 to 16 ईयर्स ओल्ड
बॉयज़ पे स्टडी हुई है, बॉयज़ ओनली, नो गर्ल्स। स्टडी किस तरह की है, लॉन्गिट्यूडनल। कब तक चली, 20 साल तक चली, ठीक है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ये सिक्वेंशियल है, ऐसा नहीं आगे पीछे हो जाएगा, इसी ऑर्डर में चलेगी। सिक्वेंशियल स्टेजेस हैं ये, इसी ऑर्डर में चलेगी। अब क्या ऐसा होता है कि हर इंसान पूरे लेवल तक आ जाएगा, एंड तक 6 तक? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई कम लेवल तक ही सीमित रह जाए, कोई 6 तक पहुंच भी जाए। तो ऐसा कोई फिक्स डेटा नहीं है, कोई फिक्स गारंटी नहीं है। तो आपको केवल सीक्वेंस याद करना है। तो एग्ज़ाम में अभी तक क्या आया है और क्या आने के चांसेस हैं, यही चीज़ें आपको स्टेजेस के नाम आने चाहिए, और उसको मैच द फॉलोइंग में आप कर सको तो वन लाइनर आपको समझ में आना चाहिए। तो वन लाइनर मैं आपको समझा चुकी, दोबारा बता देती हूँ। आपको स्टेज 1 में क्या करते हो, आपको पनिशमेंट अवॉइड करनी है। स्टेज 2 में आप रिवॉर्ड के लिए लालसा रखते हो, रिवॉर्ड के लिए एम करते हो। इसके बाद स्टेज 3 में आपको दूसरों से एक्सेप्टेंस चाहिए, आप गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहना चाहते हो। स्टेज 4 में आप लॉ और ऑर्डर को फॉलो करते हो, कानून की इज्जत करते हो, कानून को मानते हो। इसके बाद इसके बाद में जो आपका स्टेज 5 है, यहाँ पे आप क्या क्या करते हैं, यहाँ पे आप ये मानते हैं कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, लॉज और रूल्स फ्लैक्सिबल हैं, ज़रूरी नहीं है उनको हम 100% फॉलो करें, अगर सही है तो करो, वरना अंधे होके मत करो। और 6 में आप गलत के खिलाफ आवाज़ तक उठा देते हो। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, और आप इसको फॉलो कीजिए ग्रुप को, वहाँ पे पूरे नोट्स मैं अभी आपको सेंड करने वाली हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। और कोई डाउट हो और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो कवर कर दूँगी। बाय बाय।